हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिडेम्पशन और विच इज़ सेक्शन 60 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो रिडेम्पशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम मेंस की बात करें या प्री की बात करें, हर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, जहाँ भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिलेबस में है, रिडेम्पशन पे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा फोकस रहेगा रिडेम्पशन के ऊपर कम्प्लीटली, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखेंगे तो इसके बाद आपके दिमाग में रिडेम्पशन को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको कोई और सोर्स रेफ़र करने की, कोई और बुक रेफ़र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, राइट। पर अगर आप, शर्त यह है कि आप बेयर एक्ट को प्रॉपरली पढ़ें और जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आप उसको अच्छे से समझें। हम लेक्चर शुरू करेंगे, पर उससे पहले जो मैं आपको डेली बोलता हूँ, अपने इनिशिएटिव की याद दिलाता हूँ। अपने मतलब मेरे और आपके। और हमारा जो इनिशिएटिव है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि ये जो क्लासरूम है जिसका एक्सेस आपको मिल पाया है, वो एक्सेस हर एक लॉ स्टूडेंट के पास हो। वो क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सके जब वो चाहे, राइट। और उसका पर्पस ये है कि केवल वो इंसान जो 6 लाख रुपए खर्च कर सकता है एक साल में, केवल वही जज ना बने, वो लोग भी जज बने जिनमें काबिलियत है, पर क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो कोचिंग में पैसे खर्च नहीं कर पाते, किसी बड़े शहर में जाके लोकेट नहीं हो पाते, तो उन सारे लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हों उनको लॉ की जो बेस्ट नॉलेज हो सकती है वो हो, ताकि जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम तो हमारा मेन पर्पस है जिसके कारण ये लेक्चर डिज़ाइन है। पर उसके अलावा भी अगर आपको लॉ आता है तो आप हर फील्ड में, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप उसमें अच्छा करोगे, आप कोई और एग्जाम दे रहे हो आप उसमें अच्छा करोगे। तो हमारा जो पर्पस है वो यही है कि लॉ का जो बेस्ट एजुकेशन हो सकती है वो हम इम्पार्ट कर सकें, राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने इस क्लासरूम को और लोगों के साथ शेयर कीजिए और धीरे धीरे हमारी फैमिली ये ग्रो होनी चाहिए। तो इसी के साथ अब हम वापस बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है रिडेम्पशन। मैं उम्मीद करता हूँ जब हम ये पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक, तो आपके पास आपका बेयर एक्ट होगा और आपने सेक्शन 60 ओपन करके रखा होगा। अगर हम समझें तो सेक्शन 60 की जो सब हेडिंग है, सेक्शन 60 की जो हेडिंग है, इट सेज राइट ऑफ मॉर्टगेजर टू रिडीम, राइट। राइट ऑफ मॉर्टगेजर टू रिडीम। हम इसी हेडिंग से ही शुरुआत करते हैं। मॉर्टगेजर का मतलब आप सब जानते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मॉर्टगेजर वो इंसान होता है जो एक सिक्योरिटी देता है और सामने वाले से मॉर्टगेज डेट लेता है। सपोज, फिर से मैं बताता हूं, मान लीजिए कोई एक्स है, एक्स ने वाई से 5 लाख रुपए लिए, राइट, और अपना घर मॉर्टगेज किया, राइट। एक्स ने वाई से 5 लाख रुपए लिए और अपना घर मॉर्टगेज किया। तो यहां पे जिसने पैसे दिए वो क्या हुआ? मॉर्टगेजी, और जिसने पैसे लिए वो कौन हुआ? मॉर्टगेजर। तो जो रिडेम्पशन होता है वो मॉर्टगेजर का राइट होता है, राइट। रिडेम्पशन किसका होता है? मॉर्टगेजर का राइट होता है, राइट ऑफ रिडेम्पशन। अब रिडीम का क्या मतलब होता है? तो देखो लिखा हुआ है ना, राइट ऑफ मॉर्टगेजर टू रिडीम। तो हम यहां पे समझेंगे कि रिडीम का क्या मतलब होता है। अब रिडीम का मतलब होता है टू कॉल बैक एन इंटरेस्ट, टू कॉल बैक एन इंटरेस्ट। और ये जो रिडेम्पशन का जो कंसेप्ट है, बेसिकली ये कंसेप्ट ऑफ इक्विटी है, ये इक्विटी पे बेस्ड है, और इस इक्विटी को क्या बोलते हैं? इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन बोलते हैं। तो इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन पे बेस्ड है सेक्शन 60, राइट। तो अभी ये जो इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन है, इसको बेसिकली क्या मिल गया है? सेक्शन 60 के थ्रू एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया है, राइट। मतलब अब क्या है? अब तो ये स्टैट्यूट का पार्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट है, केवल इक्विटी नहीं है, राइट। तो
अगर हम बात करें सेक्शन 60 की, तो सेक्शन 60 की बात करता है राइट ऑफ मॉर्टगेजर टू रिडीम की। मॉर्टगेजर कौन होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रिडीम करने का क्या मतलब होता है, टू कॉल बैक एन इंटरेस्ट। और ये जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। ये कंसेप्ट जो है वो इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन पे बेस्ड है, और इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन बेसिस है सेक्शन 60 का। इसीलिए इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कहां पे मिला, सेक्शन 60 ने स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया है। तो अब हम पहले समझ लेते हैं कि जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है उसका क्या मतलब होता है। हम एक, जैसे हम समझते हैं हर कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं, उसके बाद हम बेयर एक्ट पे आएंगे। सपोज ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में मॉर्टगेजर ने 5 लाख रुपए लिए किससे, मॉर्टगेजी से, और मॉर्टगेज किया अपना घर। अब जब ये घर मॉर्टगेज किया, तो जब एक्स वाई को 5 लाख रुपए दे देगा, या इसके साथ जो इंटरेस्ट होगा वो भी दे देगा, जो भी टोटल मॉर्टगेज मनी है वो दे देगा, तो उसके बाद जो मॉर्टगेज, ये जो घर है, ठीक है, ये जो घर है ये वापस इसको मिल जाना चाहिए। ऐसा ही तो है, मॉर्टगेजर ने क्या किया, 5 लाख रुपए इससे लिए, और ये घर इसने इसके पास गिरवी क्यों रखा, ताकि अगर ये 5 लाख रुपए पे ना कर पाए, एक्स जो है मॉर्टगेजर अगर 5 लाख रुपए ना पे कर पाए, तो वाई इसके घर को बेच सके, राइट, या इसके घर पे फोरक्लोजर करवा सके और अपने पैसे वसूल सके। पर अब अगर एक्स ये पैसा इसको वापस कर देता है, तो क्या वाई बोल सकता है कि नहीं मैं आपका घर वापस नहीं दूंगा, नहीं बोल सकता। तो ये जो एक्स का अधिकार है क्या करने का, अपना ये जो घर इसने मॉर्टगेज किया है वो वापस लेने का, उसको, उस राइट को हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, क्योंकि भाई पर्पस क्या था एक्स का, इसको तो पैसे लेने थे, और अगर ये घर बेचना, क्या घर ये बेचना चाहता था, इसको देना चाहता था, नहीं। अगर ये इसको घर बेचना चाहता तो डायरेक्टली बेच देता, मॉर्टगेज क्यों करता, सेल करता और इसको पैसा मिल जाता, राइट। पर अपना घर ये चाहता नहीं था कि ये पूरी तरीके से सामने वाले को दे दे, ये क्या चाहता था कि भाई एक सिक्योरिटी के तौर पे आप रख लो, मुझे इतना पैसा दे दो, जब मैं पैसा चुका दूंगा तो ये घर मुझे वापस मिल जाएगा। यही तो होता है कंसेप्ट गिरवी रखने का, आप सबको पता है, राइट। तो अभी ये जब ये पैसा दे देगा तो इसका हक है, मॉर्टगेजर का हक है कि इसको ये जो पैसे जो इसने घर गिरवी रखा है वो अपना घर वापस कर ले। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं रिडेम्पशन, राइट। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि रिडेम्पशन क्या होता है। अब हम इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम 1 by 1 देखेंगे, और हम सेक्शन 60 में जाते हैं। इस बार एमपी सिविल जज में रिडेम्पशन से डायरेक्ट क्वेश्चन था प्री के एग्जाम में, राइट। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 60 को। सेक्शन 60 सेज एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू, the mortgager has a right on payment or tender at a proper time and place of the mortgage money to require the mortgagee। मतलब अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम आराम से रुक रुक के पढ़ेंगे। कैसे, एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू। क्वेश्चन यहीं से आया था एमपीसीजे में कि जो मॉर्टगेजर है उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन जो है वो उसे कब वो एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। तो वो कब कर सकता है, एट एनी टाइम after the principal money has become due। at any time after the principal money has become due, किसी भी टाइम जब प्रिंसिपल मनी जो है वो ड्यू हो गया हो उसके बाद। मतलब भाई एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स ने वाई को अपना घर गिरवी किया था, ठीक है, घर मॉर्टगेज किया था, इसने इसको 5 लाख रुपए दिए थे और ये बोला था कि सच एंड सच डेट को, सपोज 21 जुलाई 2023 को आप ये पैसा हमें वापस करेंगे, राइट। तो इस डेट के बाद कभी भी, ठीक, आप ये पैसा हमें वापस करेंगे और हम आपको घर वापस कर देंगे। तो इस डेट के बाद कभी भी क्या होगा,
जो एक्स है, एक्स क्या है, मॉर्टगेजर है, इसके पास राइट ऑफ रिडेम्पशन आ जाएगा, राइट। तो एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू द मॉर्टगेजर हैज अ राइट ऑन पेमेंट और टेंडर। तो अब क्या राइट है इसको, मॉर्टगेजर का राइट है ऑन पेमेंट। पेमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जब आप पैसे पे कर देते हो किसी को। और दूसरा क्या वर्ड यूज हुआ है, टेंडर। टेंडर का मतलब आपने पैसे ऑफर किए, मान लो मैं आपको पैसे दे दूं, आपके अकाउंट में मैंने डाल दिए, ये क्या हुआ, पेमेंट हो गया। मैंने आपको कैश दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हुआ, पेमेंट कंप्लीट। पर टेंडर का क्या मतलब है, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको कैश ऑफर किया, पर आपने लेने से मना कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने तो अपनी लायबिलिटी पूरी कर दी। तो इसीलिए वर्ड हमेशा पेमेंट के साथ क्या जनरली यूज करते हैं, टेंडर वर्ड यूज करते हैं। कि मान लीजिए मॉर्टगेजर जो है वो जब अपना पैसा पे कर देता है, तो पे करने के बाद या फिर अगर उसने टेंडर किया है और मॉर्टगेजी ने लेने से मना कर दिया है, राइट, एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ठीक, तो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब जब मॉर्टगेजर जो है, अभी जो एक्स है, जब वाई को पैसे देगा कि भाई आप ये 5 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट ले लो, राइट, तो वो कहां होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए एंड प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, राइट। अब प्रॉपर टाइम का क्या मतलब है, रात में मॉर्टगेजी सो रहा है, राइट, 2 बजे मॉर्टगेजर आके उसका दरवाजा पीट रहा है, बोल रहा है उठो उठो मुझे तुम्हें पैसे वापस करने। मॉर्टगेजी ने बोला भाई जाओ यार सुबह मिलना, राइट। तो अभी मॉर्टगेजर बोल सकता है क्या कि नहीं नहीं मैंने तो आपको पैसे ऑफर किए थे, आपने ही नहीं लिए, तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि रात को 2 बजे किसी को पैसे देने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता। अब प्लेस, राइट, ये मान लो किसी के जो मॉर्टगेजी है वाई, इस केस में जो वाई है मान लो ये किसी फ्यूनरल में गया हुआ है, राइट, ये किसी के फ्यूनरल में, अपने किसी रिलेटिव के फ्यूनरल में गया हुआ है मॉर्टगेजी, और जो मॉर्टगेजर है वो वहां पे उसको बोलता है कि ये तुम पैसे ले लो, राइट, ये जो मॉर्टगेज मनी है 5 लाख रुपए ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम ले लो। तो क्या ये प्रॉपर प्लेस होगा, जब कोई इंसान किसी फ्यूनरल में जाता है, वो भी अपने किसी बहुत क्लोज रिलेटिव के, तो क्या वो इस स्टेट ऑफ माइंड में रहता है कि वो वहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस करे, पैसे ले ले, राइट। तो क्या माना जाएगा कि इसने प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे पैसे दिए, नहीं माना जाएगा। तो जो मॉर्टगेजर है उसको क्या करना पड़ेगा, किसी भी टाइम पे जब प्रिंसिपल मनी ड्यू हो जाता है उसके बाद उसे या तो पे करना पड़ेगा या टेंडर करना पड़ेगा। कौन सा पैसा, जो मॉर्टगेज मनी है, कब, एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर प्लेस में। तो प्रॉपर टाइम क्या होगा, ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स, राइट, प्लेस क्या होगा, उसका ऑफिस या जो मॉर्टगेजी है उसका घर, राइट। To require the mortgagee to deliver to the mortgager the mortgage deed and all documents, right? All documents relating to the mortgage property which are in possession or power of the mortgagee. तो अब अगर जो मॉर्टगेजर है वो ये सारी चीजें करता है कि ठीक है, तो उसके बाद वो मॉर्टगेजी को क्या करने के लिए बोल सकता है, पैसा पेमेंट करने के बाद वो मॉर्टगेजी को बोल सकता है टू डिलीवर, कि मॉर्टगेजी क्या करे, उसे वापस कर दे मॉर्टगेज डीड, ठीक है, एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मॉर्टगेज, ठीक है, कि जो मॉर्टगेज डीड बनी थी वो उसे वापस कर दे। और उसके बाद क्या करे, और डॉक्यूमेंट्स, जो भी मॉर्टगेज से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मॉर्टगेजी के पोसेशन में, वो किसको वापस कर दे, मॉर्टगेजर को वापस कर दे। कौन, मॉर्टगेजी। फिर वेयर द मॉर्टगेजी इज इन पोसेशन, अब अगर मान लो जैसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे मॉर्टगेजी के पास पोसेशन होता है प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने आपको बताया यूसुफ्रक्टरी मॉर्टगेज हो गया, इंग्लिश मॉर्टगेज हो गया, इन सब में क्या होता है, पोसेशन ट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टी का, किसको, मॉर्टगेजी को। तो उन केसेस में क्या होगा, मॉर्टगेजी को क्या करना पड़ेगा, जब जो मॉर्टगेजर है प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे पेमेंट कर देता है, टू डिलीवर पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, टू डिलीवर पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर जिस केस में प्रॉपर्टी का पोसेशन नहीं लिया है मॉर्टगेजी ने, तो वो क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं मॉर्टगेज डीड या जो और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं मॉर्टगेज के, वो मॉर्टगेजर को वापस करेगा। जिस केस में
मॉर्टगेजी ने पोसेशन ले लिया है प्रॉपर्टी का, सपोज यूसुफ्रैक्टरी मॉर्टगेज और इंग्लिश मॉर्टगेज, उस केस में क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी का पोसेशन वापस करेगा। सपोज ये जो घर है, इस केस में एक्स ने वाई को जो दिया था, वाई क्या है, मॉर्टगेजी, तो वाई ने इस घर का पोसेशन ले लिया है, तो वाई क्या करेगा, जब एक्स उसको पैसा दे देगा, इस घर का पोसेशन वापस एक्स को ट्रांसफर करेगा। फिर at the cost of the mortgager either to retransfer the mortgage property to him or to such third person as he may direct or to right। अब retransfer इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या हुआ, इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि इंग्लिश मॉर्टगेज में मान लीजिए अगर एक्स और वाई के बीच में इंग्लिश मॉर्टगेज है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स ने वाई को मॉर्टगेज की ये प्रॉपर्टी, तो एक्चुअल में क्या हुई, सेल हो गई। एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी बेच दी, 5 लाख रुपए लिए, और कंडीशन क्या रही कि अगर ये जो स्पेसिफिक टाइम जो है वो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे अगर एक्स वाई को 5 लाख रुपए लौटा देगा, तो वाई क्या करेगा, ये जो प्रॉपर्टी इसको मिल गई है, जिसका पोसेशन इसको मिल गया है, वो क्या करेगा, रीट्रांसफर कर देगा एक्स को। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं करता है, पैसे नहीं देता है एक्स वाई को प्रॉपर टाइम पे, तो ये जो सेल है, ये सेल कैसी हो जाएगी, एब्सोल्यूट, ये जो सेल है वो कंप्लीट सेल हो जाएगी, और ये प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए इसकी हो जाएगी, राइट। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप डायरेक्टली इस पे मत आइए, क्योंकि अगर आप टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज नहीं समझ पाएंगे तो आप सेक्शन 60 रिडेम्पशन नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने उस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में आपको टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज, हर एक मॉर्टगेज के टाइप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, राइट। तो मॉर्टगेजी को क्या क्या करना पड़ेगा, मॉर्टगेजी ने अगर प्रॉपर्टी का पोसेशन नहीं लिया है तो उसे जो मॉर्टगेज डीड है वो वापस करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वापस करने पड़ेंगे, या फिर अगर प्रॉपर्टी जो है वो पोसेशन में ले ली है तो पोसेशन में जो प्रॉपर्टी है वो वापस करनी पड़ेगी मॉर्टगेजर को। और थर्ड क्या है, रीट्रांसफर करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, ठीक है, किसको, रीट्रांसफर टू मॉर्टगेजर और एनी अदर पर्सन टू whom he may डायरेक्ट। मॉर्टगेजर मान लो जो एक्स है वो ये बोले कि ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं, जेड को रीट्रांसफर कर दो, तो वाई जो है जेड को रीट्रांसफर कर देगा, पर इसकी इस रीट्रांसफर की जो कॉस्ट है वो कौन देगा, मॉर्टगेजर देगा, एट द कॉस्ट ऑफ मॉर्टगेजर, रीट्रांसफर टू मॉर्टगेजर एट द कॉस्ट ऑफ मॉर्टगेजर, राइट। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जब कोई जो मॉर्टगेजर है वो पैसे पे कर देता है, जो मॉर्टगेज मनी है वो पे कर देता है मॉर्टगेजी को, उसके बाद वो मॉर्टगेजी से 3 चीजें करवा सकता है, एक या तो उससे मॉर्टगेज डीड और डॉक्यूमेंट्स वापस करवा ले, दूसरा प्रॉपर्टी का पोसेशन ले ले, तीसरा रीट्रांसफर करवा ले, राइट। ये किस केस में होगा, जैसे कि इंग्लिश मॉर्टगेज में ये वाली कंडीशन आती है जहां पे रीट्रांसफर की जाती है प्रॉपर्टी, जो मॉर्टगेजी है वो मॉर्टगेजर को रीट्रांसफर करता है, राइट। तो आई होप आपको ये तीनों जो क्लॉज हैं ये समझ में आ गए होंगे, राइट। उसके बाद इसका अगर हम प्रोविजो देखें, प्रोविजो से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा कि मॉर्टगेजी को 3 चीजें क्या करनी पड़ती हैं। अब सपोज ये जो रिडेम्पशन करवाना है, ठीक है, तो जो मॉर्टगेजर है उसने पेमेंट, वो एक रास्ता क्या है, वो पेमेंट कर दे, राइट, और टेंडर कर दे पैसा मॉर्टगेजी को। मान लो ये जो 5 लाख रुपए हैं ये क्या करे, पेमेंट कर दे मॉर्टगेजी को। दूसरा, अब अगर ये पेमेंट नहीं कर रहा है, ये मान नहीं रहा है, तो दूसरा क्या कर सकता है, डिपॉजिट कर दे वो पैसा कोर्ट में, राइट, पैसा कोर्ट में डिपॉजिट कर दे सूट फाइल करके कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी वापस नहीं दे रहा है, मैं प्रॉपर्टी रिडीम करवाना चाहता हूं, तो इसने रिडेम्पशन का सूट फाइल किया और कोर्ट में वो पैसा जमा करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आ गया भाई फाइलिंग सूट ऑफ रिडेम्पशन। तो जो रिडेम्पशन है वो कितने तरीके से हो सकता है, पैसा वो पेमेंट कर सकता है डायरेक्टली पार्टी को, उसके अलावा कोर्ट में पैसा जमा करवा सकता है, राइट, और उसके अलावा सूट ऑफ रिडेम्पशन फाइल कर सकता है। तो मोस्टली जो सूट ऑफ रिडेम्पशन फाइल होगा उसी में ये वाला जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। ये किस केस में होता है, मान लो एक्स वाई को पैसे देने के लिए रेडी है, पर वाई जो है वो प्रॉपर्टी वापस ही नहीं कर रहा है, तो वाई बोल रहा है मैं प्रॉपर्टी नहीं दूंगा,
तो एक्स बोलेगा, एक्स का तो राइट है ना रिडेम्पशन का, तो एक्स राइट सूट फॉर रिडेम्पशन फाइल करेगा। जब ये सूट ऑफ रिडेम्पशन फाइल करेगा और कोर्ट को ये बोलेगा कि मैंने, ये हमारी बीच में मॉर्टगेज हुआ था और मैं इनको पूरा पैसा देने के लिए रेडी हूं, मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि ठीक है, आप ये जो पैसा है, ये पैसा आप हमारे पास जमा कर दो। तो जो पैसा कोर्ट को मिलेगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक डिक्री पास करेगा और ये बोलेगा कि ये जो पैसा है वो पैसा किसको दे देगा, वाई को दे देगा, और ये ऑर्डर देगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मॉर्टगेज है, अब से वो खत्म होता है और ये जो प्रॉपर्टी है वापस किसको चली जाएगी, एक्स को चली जाएगी। तो आई होप आपको इतना जो मॉर्टगेज का कंसेप्ट है वो क्लियरली समझ आया। अब हम जो सेक्शन 60 है उसका प्रोविजो देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रोविजो है काफी। इट सेज provided that the right conferred by this section has not been extinguished by act of the parties or by decree of court। मतलब right of redemption तो parties के पास होगा, पर वो जो right of redemption है तब mortgager एक्सरसाइज कर सकता है उस केस में जब उस right of redemption को दोनों पार्टीज ने वेव नहीं किया है। कैसे? बाई एक्ट ऑफ पार्टीज, एंड दूसरा बाई डिक्री ऑफ कोर्ट। राइट? तो अब अगर हम इसको देखें तो इट सेज प्रोवाइडेड दैट द राइट कन्फर्ड बाई दिस सेक्शन हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड बाई एक्ट ऑफ पार्टीज और बाई डिक्री ऑफ कोर्ट। हम पहले ये समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। अगर हम देखें तो जो राइट ऑफ रिडेम्पशन होता है, तो राइट ऑफ रिडेम्पशन बेसिकली एक जो मॉर्टगेजर होता है उसका इनहेरेंट राइट होता है। जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो क्या होता है? इनहेरेंट राइट होता है। किसका? मॉर्टगेजर का। राइट? तो जो मॉर्टगेजर है उससे राइट ऑफ रिडेम्पशन नहीं छीना जा सकता, यह उसका इनहेरेंट राइट है। इसीलिए एक बहुत ही फेमस लीगल फ्रेज है विच इज वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज अ मॉर्टगेज। वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज अ मॉर्टगेज। ये जो फ्रेज है ये अक्सर मेंस के क्वेश्चन में पूछा जाता है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में, कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज अ मॉर्टगेज का कंसेप्ट क्या है। राइट? तो उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना होता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन, राइट, अगर कोई ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में हुआ, मान लीजिए कोई एक्स और वाई दो लोग हैं जिनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, और वो ट्रांजैक्शन क्या था? मॉर्टगेज का ट्रांजैक्शन था। जैसे यहां पे ये जो था क्या था? ये मॉर्टगेज का ट्रांजैक्शन था। इसने इसको 5 लाख रुपए दिए और इसने अपना घर इसको बेचा, मतलब घर अपना दिया, बेचा नहीं। ठीक है? तो अब इस केस में मान लो एक्स जो है पैसा पे नहीं कर पाता, तो क्या वाई को यह अधिकार होगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी का ओनर बन जाए? जनरली इस कंसेप्ट को अवॉइड किया जाता है। बेसिकली अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो मतलब आज से 200-300 साल पहले इंग्लिश लॉ में जो कंसेप्ट था, इंग्लिश लॉ बेसिकली क्या बोलता था कि अगर कोई जो मॉर्टगेजर है वो पैसा पे नहीं कर पा रहा है, मॉर्टगेज मनी पे नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? जो मॉर्टगेजी है उसमें वो प्रॉपर्टी वेस्ट कर जाएगी। मतलब ये एक्स का जो घर है, अब जो वाई है इसका ओनर बन जाएगा। पर ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या हुआ बेसिकली, अगर हम इक्विटी के हिसाब से देखें, जस्टिस के हिसाब से देखें, तो ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो इस कंसेप्ट का था, एक्चुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इस केस में जो था वो क्या था? मॉर्टगेज का था। अगर पार्टीज को, अगर मान लो पार्टीज ये चाहती, मान लो एक्स ये चाहता कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूं, तो ऑलरेडी वो सेल कर सकता था ना, उस प्रॉपर्टी को शुरुआत में ही सेल कर देता, मॉर्टगेज क्यों करता? तो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर रहा है तो उससे क्या समझ आता है कि उसका जो पर्पस है वो ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहता है। कब? जब वो अपना पैसा, जब वो मॉर्टगेज मनी पे ऑफ कर देगा। राइट? तो अपनी प्रॉपर्टी को का जो टाइटल है वो किसी और को नहीं देना चाहता, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को कन्वे नहीं करना चाहता, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखना चाहता है। तो अब अगर ये जो मॉर्टगेज का जो ट्रांजैक्शन है, इसको अगर हम ये बोल दें कि मॉर्टगेजी में पूरी प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, तो क्या होगा? बेसिकली मॉर्टगेज का जो नेचर है उसके अगेंस्ट चला जाएगा। इसीलिए जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो मॉर्टगेजर का राइट होता है, और हमेशा अगर कोई
और वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज अ मॉर्टगेज का क्या मतलब है कि अगर ये ट्रांजैक्शन मॉर्टगेज था तो बाद में अगर ये पैसा पे नहीं कर पाया तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो सेल या दूसरा सेल नहीं बन जाएगा, राइट। हमेशा क्या रहेगा, मॉर्टगेज ही रहेगा, और जो मॉर्टगेजर है उसके पास रिडेम्पशन का राइट रहेगा आखिरी तक। कब तक? जब तक डिक्री फॉर फोरक्लोजर हैज नॉट बीन पास्ड, राइट। फोरक्लोजर हैज नॉट बीन पास, जब तक फोरक्लोजर की डिक्री नहीं आई है तब तक इसके पास क्या अधिकार होगा, मॉर्टगेजर के पास, कि वो रिडीम करवा सके। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं, राइट। हम ये देखते हैं कि इधर ए जो है, ए ने बी को अपना जो घर है वो गिरवी रखा और बी ने ए को 10 लाख रुपए दिए, ठीक। और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 1 जनवरी 2023 को ये जो ए है ये बी को पैसा दे देगा, राइट। ये डेट निकल गई और इसने इसको पैसा नहीं दिया। फिर एक नोटिस दिया इसने और बोला कि 1 फरवरी तक दे देगा 2023 तक, ये डेट निकल गई फिर भी पैसा नहीं दिया। फिर एक और एक्सटेंशन बी ने दिया और ये बोला कि 1 मार्च 2023 तक जो बी है वो ए को पैसा दे देगा, ये भी डेट निकल गई पर इसने पैसा नहीं दिया। तो बी ने क्या किया, बी ने फोरक्लोजर का सूट फाइल किया। मैं आपको फोरक्लोजर एक अलग लेक्चर में बताऊंगा, राइट। फोरक्लोजर का सूट फाइल किया सेक्शन 67 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर, राइट। अब जब इसने फोरक्लोजर का सूट फाइल किया, फोरक्लोजर का सूट कब फाइल किया, 1 अप्रैल को सपोज फाइल कर दिया 2023 को। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो ए है, जो मॉर्टगेजर है, इसने 1 जून 2023 को इसको पैसा बोला कि मैं आपको पैसा देना चाहता हूं, राइट। तो क्या ए के पास राइट ऑफ रिडेम्पशन रहेगा इस केस में या नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि अब तो सूट फाइल हो चुका है, राइट। सूट फाइल होने के बाद भी ए के पास ये राइट रहेगा कि वो यहां पे रिडेम्पशन, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिडीम करवा सके। क्यों? क्योंकि मॉर्टगेजर का इनहेरेंट राइट होता है रिडेम्पशन, और लॉ जो है वो रिडेम्पशन को फेवर करता है जहां तक पॉसिबल होता है, राइट। अभी इस केस में डिग्री तो आई नहीं है, तो डिग्री आने से एक दिन पहले भी अगर जो ए है, जो मॉर्टगेजर है, वो रिडीम करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करवाना चाहता है, तो लॉ उसको अलाउ करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है जब ये आता है तो जो मैंने आपको भी एनालिसिस दिया आपको वही लिखना होता है, राइट। कि जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो क्या है, मॉर्टगेज है, और आप उसको सेल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आप उसको कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी की तरह नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मॉर्टगेज है तो वो हमेशा मॉर्टगेज रहेगा। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट होता है क्लॉग ऑन रिडेम्पशन का, राइट। क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, क्लॉग का बेसिक मतलब होता है कंडीशन और रिस्ट्रेंट ऑन रिडेम्पशन। तो बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लॉग ऑन रिडेम्पशन को समझें तो मान लो कोई Z है, Z ने Y को प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की, राइट। इसका एक पूरा ऑर्चर्ड था, वो इसने मॉर्टगेज किया, और Y ने ये बोला कि जो ये ऑर्चर्ड है, अगर आप इसका जो पैसा है वो 1 जनवरी 2023 तक नहीं चुका पाए तो उसके बाद आपका जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो अगले 50 साल तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, राइट। कब तक नहीं कर पाओगे? 50 ईयर्स पोस्टपोन हो जाएगा आपका राइट ऑफ रिडेम्पशन अगर आप एक स्पेसिफिक डेट को पेमेंट नहीं कर पाए। तो ये क्या होगा, इसको माना जाएगा कि ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन है, मतलब रिस्ट्रेंट है रिडेम्पशन पे। और जो क्लॉग ऑन रिडेम्पशन है ये क्या होता है, वाइड होता है, ये इनवैलिड होता है, ये अलाउड नहीं होता। ये प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी आपको ये लिखना है अगर रिडेम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, राइट। अब हम वापस इस पे आते हैं, और वापस अगर हम इस पे आएंगे तो एक कंसेप्ट होता है वेवर का, राइट। वेवर ऑफ रिडेम्पशन, कि क्या जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है क्या इसको वेव किया जा सकता है, राइट ऑफ रिडेम्पशन जो है क्या इसको वेव किया जा सकता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो अभी हम देखते हैं वेवर ऑफ रिडेम्पशन। तो वेव कर देने का क्या मतलब होता है? वेव करने का मतलब होता है फोरगो कर देना, राइट।
मतलब मैं कोई चीज वेव मतलब मेरे पास कोई राइट है, मैं उसको वेव कर दूं, मैं जाने दूं, मैं उसको उस राइट को एक्सरसाइज ना करूं, मैं उस राइट को एनफोर्स ना करूं, तो उसको क्या कहते हैं? वेव कर देना, वेवर ऑफ रिडेम्पशन। तो क्या कोई ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है, मान लो जैसे एक्स और वाई का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्स और वाई के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ और एक्स ने वाई को क्या किया, एक अपना बहुत बड़ा सा घर जो है वो मॉर्टगेज कर दिया और वाई ने इसको 7 लाख रुपए दे दिए, राइट? और उस अग्रीमेंट में एक्स ने ये लिख दिया कि मेरे पास राइट ऑफ रिडेम्पशन नहीं होगा, राइट? कि मैं रिडेम्पशन नहीं करवाऊंगा, मेरे पास राइट ऑफ रिडेम्पशन नहीं होगा, राइट? तो ये क्या हुआ? ये हुआ वेवर ऑफ रिडेम्पशन, कि जो एक्स है वो उसका राइट है रिडीम करवाने का, रिडेम्पशन उसका राइट है, पर वो अपने राइट को फोरगो कर रहा है, जाने दे रहा है, एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो ये जो वेवर ऑफ रिडेम्पशन है, इज इट अलाउड? एज अ जनरल रूल वेवर ऑफ रिडेम्पशन इज नॉट अलाउड। जनरल रूल क्या है कि वेवर ऑफ रिडेम्पशन जो है दैट इज नॉट अलाउड, वेवर ऑफ रिडेम्पशन अलाउ नहीं होता, राइट? इसके पीछे पर्पस क्या है? अगर हम इसके पीछे का लॉजिक समझें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और ये लॉजिक और ये रूल क्यों बनाया गया? तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मान लीजिए एक्स जो है वो उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वाई के पास काफ़ी सारा पैसा है, वो मॉर्टगेज मतलब वो पैसा दे सकता है एक्स को। और क्योंकि एक्स को ज़रूरत है और वाई के पास पैसा है, वो वाई के पास पैसा मांगने जाता है, तो एक्स इज इन डायर नीड ऑफ मनी एंड बिकॉज ऑफ दैट ही विल अग्री टू एनी कंडीशन दैट ही इंपोजेस। मतलब वाई कुछ भी कंडीशन लगाएगा उस टाइम पे एक्स क्या करेगा? मान लेगा, क्योंकि एक्स को पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो यहां पे एक्स की मजबूरी का फायदा उठा के वाई क्या कर रहा है? बेसिकली एक्चुअल में अगर ये प्रॉपर्टी इसको बेचता तो ये हो सकता है प्रॉपर्टी 70 लाख की होती, पर क्यों? क्योंकि केवल मॉर्टगेज करवा के ही वाई जो है 7 लाख रुपए देके एक्चुअल में इसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ले रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि वाई जो है पोजीशन ऑफ डोमिनेंस में है और एक्स को जरूरत है, तो वाई का कोई भी टर्म वो मानने के लिए रेडी होगा। तो ऐसा कोई जो मॉर्टगेजर है उसकी ऐसी मजबूरी का कोई फायदा ना उठा पाए जो मॉर्टगेजी हो, इसलिए यह जनरल रूल बनाया गया क्या कि जो वेवर ऑफ रिडेम्पशन है वो अलाउड नहीं होगा, राइट? पर वेवर ऑफ रिडेम्पशन एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ हो सकता है। कब? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, राइट? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब बाय ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ जब मैं बोल रहा हूं बाय कॉन्ट्रैक्ट? तो अभी तो मैंने बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो देखो इसमें एक टेक्निकल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि अगर ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्स और वाई के बीच में, राइट? एक्स और वाई के बीच में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है मॉर्टगेज का, जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इसने 7 लाख रुपए लिए हैं और इसने अपना घर मॉर्टगेज किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट 1, C1 बोल देते हैं इसको। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स ये जो अपना राइट है वो वेव नहीं कर सकता, पर बाद में हो सकता है एक्स और वाई के बीच में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो, राइट? एक्स और वाई के बीच में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो, सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसको हम क्या बोलेंगे? C2, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो। और उस कॉन्ट्रैक्ट में, राइट, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स ये बोले, वाई हो सकता है इसको कुछ इसके फेवर में कुछ करे, इसको कोई जमीन दे दे या कुछ करे, और एक्स क्या बोल दे? एक्स ये बोल दे कि मैं जो है राइट ऑफ रिडेम्पशन अपना वेव करता हूं, फोरगो करता हूं, राइट? तो क्या हो जाएगा? अगर हम एक कंसेप्ट होता है फोरबेरेंस टू सू, मतलब मेरे पास अगर राइट है आपको आपके अगेंस्ट केस फाइल करने का और मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल ना करूं, तो जो फोरबेरेंस टू सू है ये क्या होता है? ये वैलिड कंसिडरेशन होता है, राइट? तो ये क्या होगा? फोरबेरेंस टू सू जो है दैट वुड बी वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर दिस सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट C2, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो इस केस में क्या है? मान लो वाई ने एक्स को कुछ प्रॉपर्टी दे दी, कुछ जमीन दे दी, पर उसके बदले में एक्स को कंसिडरेशन देना है, तो एक्स के पास पैसे तो है नहीं, तो एक्स ने क्या बोला कि मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको मॉर्टगेज कर रखी है आपको, उस प्रॉपर्टी को मैं रिडीम नहीं करवाऊंगा, राइट? तो एज अ जनरल रूल
वेवर ऑफ रिडेम्पशन इज नॉट अलाउड, बट इन एक्सेप्शनल केस एक सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिडेम्पशन का जो राइट है वो जो मॉर्टगेजर है वो उसको वेव कर सकता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब ये जो प्रोविजो है वो यही बोल रहा है कि जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो पार्टीज के पास, वो पार्टीज जो है वो जो मॉर्टगेजर है वो एक्सरसाइज करेगा कब तक, जब तक उसने अपने एक्ट के थ्रू, अपने एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस राइट को वेव ना कर दिया हो। अगर वेव कर दिया तो फिर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, या फिर बाय डिक्री ऑफ कोर्ट जो है उसका जो डिक्री ऑफ कोर्ट जो है उसका जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो क्या हो गया हो, एक्सटिंग्विश हो गया हो, खत्म हो गया हो। कैसे खत्म होगा, जब कोर्ट फोरक्लोजर की डिक्री दे देगा। मान लो कोर्ट ने क्या करा, फोरक्लोजर की डिक्री दे दी, इसने सूट फाइल करा, वाई ने जो मॉर्टगेजी है, और मॉर्टगेजी के सूट पे कोर्ट ने क्या किया, फोरक्लोजर की डिक्री दे दी। तो फोरक्लोजर की डिक्री का क्या मतलब होता है कि जो मॉर्टगेजर है वो अब रिडेम्पशन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसका राइट तो इन दो केसेस के अलावा जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो हमेशा मॉर्टगेजर के पास रहेगा। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड राइट टू रिडीम एंड अ सूट टू एनफोर्स इट इज कॉल्ड सूट फॉर रिडेम्पशन। सिंपल सी बात है, जब हम ये कोई सूट फाइल करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सूट फॉर रिडेम्पशन बोलेंगे अंडर सेक्शन 60, राइट। तो गाइज ये था हमारा सेक्शन 60 और आई होप आपको सेक्शन 60 क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको सेक्शन 60 बहुत कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ाया है और इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है जो सेक्शन 60 में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर आपको कोई डाउट्स हों तो आप मुझे हमारे इंस्टा पेज पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और इवन मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर होता है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि मैं आपसे 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकूँ, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको बेटर समझ सकूँ। आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और टेक केयर, गुड नाइट।